हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, जहाँ से आप बारी बारी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी को बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करने पर वह अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है। अगर आप किसी फाइल या किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह अस्थायी रूप से कहाँ पर सेव हो जाता है, ये आपको बताना है। रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, डिलीट फोल्डर या फिर नन ऑफ दीज। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रिसाइकल बिन। आपको पता है आपके कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन का आइकन होता है। तो इस रिसाइकल बिन में जब आप किसी फाइल या किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह यहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, और एक सवाल यहाँ से और आपसे बनता है आपके एग्जाम में। ये सवाल होता है कि आप अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि बिना रिसाइकल बिन भेजे आप सीधे डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट के साथ में फिर आपको डिलीट करना होता है। यानी कि शिफ्ट के साथ में अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं, यानी कि शिफ्ट दबा लेते हैं और फिर डिलीट करते हैं, तो ये फाइल हमारी परमानेंट डिलीट हो जाती है। ये आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। वैसे अगर आप डिलीट करेंगे तो पहले रिसाइकल बिन में जाएगी, उसके बाद में फिर आप चाहते हैं उसको तो रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, पेन ड्राइव क्या है। व्हाट इज पेन ड्राइव। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इसमें से कोई नहीं। तो आपकी जो पेन ड्राइव होती है वो किस प्रकार की डिवाइस है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्योंकि आपको पता है पेन ड्राइव हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है। अब ये बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर है। यहाँ पर HTTP दिया गया है, HTTPS दिया गया है, बोथ ऑफ दीज दिया गया है और नन ऑफ दीज दिया गया है। ये चीज़ हमने कई बार आपको अपने क्लास में बताई है कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर HTTP आपको दिखाई देता है ना, इस प्रकार से, और एक में आपको HTTPS आपको दिखाई देता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका सिक्योर माना जाता है और ये आपका सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका HTTPS होता है ये SSL द्वारा सिक्योर होता है। SSL का मतलब क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, HTTPS क्या है, एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, अगर जिस वेबसाइट पर HTTPS दिया गया है उस वेबसाइट पर अगर आप कोई पेमेंट करते हैं या कोई अपनी ऐसी गोपनीय इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा HTTP की। यहाँ पर बताना है www के आविष्कारक कौन है। हु इज द फाउंडर ऑफ www। विल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, टिम बर्नर्स ली हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो www के आविष्कारक आपको बताने हैं। और एक सवाल आपसे ये भी हो सकता है कि कौन सा पहला वेब ब्राउजर था। तो www ही हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर है, अभी आपको ध्यान रखना है। पहला वेब ब्राउजर की अगर हम बात करते हैं, बट अगर कभी आपसे ये पूछें कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर बताइए तो फिर आपका मोजाइक हो जाएगा। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका मोजाइक है। और अगर ये ना दिया हो तो इसके स्थान पर और क्या हो सकता है, नेट एस्केप हो सकता है, नेट एस्केप नेविगेटर हो सकता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि मोजाइक का बाद में नाम चेंज कर दिया गया था और मोजाइक को ही फिर नेट एस्केप नेविगेटर बना दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में मोजाइक दे दें या हो सकता है नेट एस्केप नेविगेटर दे दें, तो जो भी देंगे उस हिसाब से आपको आंसर करना है। और अगर केवल आपसे पूछते हैं कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है और वहां पर www दिया गया है तो आपको इसी करना है। और अगर मान लिया ये पूछा कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है और वहां पर www नहीं दिया गया है और ये मोजाइक आपको मिलता है, तब आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। आपको ध्यान रखना है, टिम बर्नर्स ली हैं www के आविष्कारक या फिर खोजकर्ता। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अमेजन किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है। अमेजन किस प्रकार की वेबसाइट का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है।
ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ई गवर्नेंस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन किस प्रकार की वेबसाइट है? आपको पता है अमेजन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अमेजन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट आपका हो गया, OLX हो गया, OLX हो गया, क्विकर हो गया, ये सभी हमारी क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कई बार ये सवाल होता है कि अमेजन किस मॉडल के तहत आती है। तो यहाँ पर आपको पता है, जैसे आपने नाम सुना होगा V2V का, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। आपने नाम सुना होगा V2C का, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। आपने नाम सुना होगा C2C का, कस्टमर टू कस्टमर। आपने नाम सुना होगा C2B का, कस्टमर टू बिजनेस। तो अमेजन आपकी है ये किस प्रकार की साइट है? तो यहाँ पर फिर आपको बताना है आपका बिजनेस टू बिजनेस है, सॉरी बिजनेस टू क्या होगा? कस्टमर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये सेकंड वाला होगा, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेजन आपकी बिजनेस टू कस्टमर है, क्योंकि होता क्या है, कोई भी कस्टमर इस वेबसाइट से सीधे ही प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है, ठीक है। और मान लिया कि अगर दो कंपनी आपस में ही व्यापार करती हैं, कोई एक कंपनी है उसने दूसरी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मान लिया किसी कंपनी में एक कार बनाई जाती है, और अधिकांश ये सवाल आपसे आता है कि एक मारुति कंपनी जहां पर कार बनाई जाती है उसने टायर खरीदा MRF कंपनी से। मतलब एक मारुति कंपनी है जहां पर मारुति बनाई जाती है, कार बनाई जाती है, बट उसमें जो टायर इस्तेमाल होते हैं वो MRF कंपनी के होते हैं। तो उसने क्या किया? MRF कंपनी से टायर खरीदा। तो यहाँ पर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट लिया, इसका मतलब ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस कंपनी से या किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट यूजर माल खरीदता है तो B2C में आता है। यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर। और C2C कहाँ पर होता है? जहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि आपस में ही कस्टमर माल परचेज कर लेता है। जैसे आपने नाम सुना होगा OLX का, जहाँ पर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पुराना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति बाय कर सकता है। तो जहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट को सेल करें और बाय करें, उसको हम C2C का नाम देते हैं, कस्टमर टू कस्टमर का नाम देते हैं। और C2B कब होता है, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस कब होता है? तो कई कंडीशन में क्या होता है, कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस कहीं पर चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग वर्क करते हैं, बट क्या होता है ना, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को मिल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, और अगर वहाँ पर थोड़ा सा वर्क किसी व्यक्ति को वो प्रोवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, कुछ लोगों को उन्होंने वो वर्क बांट दिया, और यहाँ पर ये लोग बाहर से कर रहे हैं, यानी कि अपने घरों में ये काम कर रहे हैं, और फिर ये काम करके उस प्रोडक्ट को उस कंपनी में दे देते हैं, और फिर वो कंपनी क्या करती है, उस माल को मार्केट में बेचती है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा कस्टमर जो किसी कंपनी के लिए काम करता है ना, उस कंपनी में किसी प्रोडक्ट पर काम करता है और उसने अपने घर में उसको बनाया, उसके बाद में उसको बना करके वो इस कंपनी को प्रोवाइड कर देता है, और फिर वो कंपनी क्या करती है, उस माल को मैन्युफैक्चर करके और फिर आगे कस्टमर तक बेचता है। तो यहाँ पर जो अभी कहानी हुई आपकी, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर लोगों ने काम किया और कंपनी को दिया, तो ये हमारा C2B में आ जाएगा, कस्टमर टू बिजनेस में आ जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं, जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, उनके पास वो वर्क मिल जाता है, और वो लोग वहाँ पर एज ए लेबर काम करते हैं, है ना। वो घरों में अपने काम करते हैं, लेकिन वो सारा काम करने के बाद में सीधे कस्टमर के पास माल नहीं जाता है, फिर वो माल आपका कहाँ जाता है, सीधे कंपनी के पास जाता है ना। तो कंपनी फिर उसको मार्केट में बेचती है, उसको मार्केट में लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर C2B, ये C2B का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये मॉडल किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। कौन सा सोशल मीडिया है जो माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम। माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत कौन सा आता है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉग भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है आपका ट्विटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। NEFT की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। व्हेन वाज NEFT लॉन्च या स्टार्ट? NEFT को कब स्टार्ट किया गया, ये आपको बताना है। क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा वी। NEFT को 2005 में शुरू किया गया। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसका पूरा नाम होता है, जिसे 2005 में लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपको बताना है अतुल्य ऐप किसके लिए है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। अतुल्य ऐप किसके लिए बनाया गया, है ना, यह किसके लिए इस्तेमाल होता है? ई गवर्नेंस के लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, डिजिटल इंडिया के लिए होता है, टूरिज्म के लिए होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपको जवाब करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका सही जवाब होगा पर्यटन के लिए है। आपका जो अतुल्य ऐप है वो पर्यटन के लिए है, ऑप्शन डी, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। अतुल्य ऐप जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और यहाँ पर पूछा है डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है। आपको बताना है डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है। सेविंग से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, ट्रेडिंग से संबंधित है, या फिर सैलरी से संबंधित है। तो डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक भाई शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट रेगुलर क्लास करते हैं। तो प्लीज़ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लिए क्लास दिए जाएँ उनका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रेडिंग से संबंधित है। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग से संबंधित है, सभी को ध्यान रखना है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, सो अच्छे से पढ़ना है इस क्लास को। और इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा अभी लास्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास के होने के बाद में। अब देखो सिम का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना है। सिम का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताओ। सिम का पूरा नाम आपको बताना है। इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका पूरा नाम होता है, तो ध्यान रखना है सभी को। और 11 में आपको बताना है निम्न में कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है। मीन्स इसमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सी, प्रोलॉग, कोबॉल या असेंबली। लो लेवल लैंग्वेज आपको बतानी है, बताइए। तो देखो यहाँ पर ये तो हमारा सी और प्रोलॉग और कोबॉल की बात करते हैं तो सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, बट असेंबली हमारी लो लेवल लैंग्वेज में आती है। तो असेंबली आपकी लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। राइटर दिया गया है, वर्डपैड दिया गया है, ब्राउजर दिया गया है और नोटपैड दिया गया है। तो अब आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे नोटपैड पर चले जाएं, लेकिन यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन हमारा, ब्राउजर। क्योंकि जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है यानी कि HTML होता है, तो जो हमारा HTML का प्रोग्राम होता है इसको हम कहाँ पर लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हम किसी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, और टेक्स्ट एडिटर में हमारा नोटपैड शामिल होता है। यानी कि हम नोटपैड पर HTML के प्रोग्राम तो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसको रन नहीं करा सकते हैं। प्रोग्राम आपका बन गया, अब ये कैसा दिखेगा किसी ब्राउजर पर, इसके लिए ब्राउजर की आवश्यकता होगी, है ना। तो हमें ब्राउजर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कराने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करें, चाहे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करें, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें नोटपैड का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि किसी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि अगर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं या विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मनी अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करना होता है। IFSC, RTGS, NEFT या फिर SUIFT यानी कि स्विफ्ट कोड का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है अगर हम कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली करते हैं, मतलब हम कोई पैसा किसी विदेश में भेजना चाहते हैं, विदेश में किसी के अकाउंट में भेजना चाहते हैं, इसका मतलब हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर आपके पास पैसा विदेश से आ रहा है तो भी स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर बताना है लैन कार्ड को जाना जाता है, लैन कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट कार्ड होता है, NIC कार्ड होता है, मैक एड्रेस होता है या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपको जल्दी से बताना है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, NIC कार्ड। ध्यान रखना है सभी को, NIC कार्ड, लैन कार्ड को NIC कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अलग है, कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है, ये आपको बताना है। वर्ड, एक्सेल, लिनक्स, पावर पॉइंट, सभी को इसका जवाब बिल्कुल सही करना है। देखते हैं आप सभी इसका जवाब कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो कौन सा सबसे अलग है, वर्ड, एक्सेल, लिनक्स या फिर पावर पॉइंट। आपको पता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सभी क्या है, सभी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। बट लिनक्स हमारा क्या है, लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये अलग हो गया ना, सबसे अलग हो गया, भिन्न हो गया, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बताना है रिम का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिम। कुछ ऐसे भी प्रश्न पिछले एग्जाम में देखे गए थे, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। तो रिम का पूरा नाम आप सभी को बताना है, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। इसका मतलब रिसर्च इन मोशन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रिसर्च इन मोशन, सभी को ध्यान रखना है। और यहां पर बताना है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न में से लिखी जाती है, यानी कि IPv6 जो एड्रेस होता है वो किस में लिखी जाती है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो जो IPv6 एड्रेस होता है वो किस में लिखा जाता है, शायद कल की क्लास में भी हमने IPv6 के बारे में बात की थी और इससे पहले की क्लास में भी इसके बारे में बात की गई। और जैसे में हमने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था कि इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक में कितने बाइट का होता है, एक ब्लॉक कितने बिट का होता है और एक ब्लॉक में एक जो डिजिट होता है वो कितने बिट का होता है, टोटल कितने बिट का होता है। तो वहां पर हमने आपको एक बात बताई थी कि ये हमारा एक हेक्साडेसिमल होता है, यानी कि जो IPv6 एड्रेस होता है वो कैसा होता है, हेक्साडेसिमल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, निम्न में से ब्राउजर कौन सा नहीं है। देखो हमने अलग से आपको ब्राउजर पढ़ा रखे हैं, सभी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन और ब्राउजर हमने आपको पढ़ा रखे हैं। इसके लिए आप CCC ऑल इन वन महामैराथन क्लास देख सकते हैं, जहां पर वो क्लास लगभग आपकी 8 घंटे की होने वाली है, पूरे 8 घंटे की क्लास है। और इस महामैराथन जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखना, तो वहां पर टाइम स्टैम्प पड़ा हुआ है ताकि आपको उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। मतलब अगर मान लिया कि उस क्लास से हमें केवल यही पढ़ने हैं, हमारे जो सर्च इंजन है वही पढ़ने हैं, तो वहां पर टाइम स्टैम्प पर जाकर के जहां पर सर्च इंजन दिया है वहां पर आपको क्लिक कर देना है उसी टाइम पर, और वो सर्च इंजन ही आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में इस क्लास को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस पार्ट को आपको पढ़ना है वो पार्ट आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस एक ही क्लास में बहुत कुछ पढ़ा दिया गया आप सभी के लिए, तो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो इसे आप अवश्य देखें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। देखो ओपेरा, फायरफॉक्स, इसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी ब्राउजर हैं। उबंटू हमारा ब्राउजर नहीं है, उबंटू हमारा ब्राउजर नहीं है, यानी कि उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सभी के सभी क्या हैं, ब्राउजर हैं। और इसीलिए हमने इनके नाम आपको पढ़ाए थे कि बस आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, ताकि जब ऐसा कभी प्रश्न आए तो उसका जवाब आप कर पाएं। ठीक है, और ये जब ही कर पाएंगे जब आपको सभी के नाम पता होंगे। यहाँ पर पूछा गया है इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है, यानी कि इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है, ये तो बात ठीक है, बट आगे कह रहे हैं कि जिसका स्वामित्व गूगल के पास है, जिसका ऑनर, जिसका मालिक गूगल है। क्या ये सही है? तो क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन बी होगा, सभी को ध्यान रखना है, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो मालिक है वो कौन है भाई, आपको ध्यान रखना है, अब फेसबुक है। इंस्टाग्राम का मालिक कौन है, फेसबुक है, ना कि गूगल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है अनाधिकृत पहुंच डैश प्रकार की नेटवर्क समस्या है। अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की एक नेटवर्क समस्या है? सिक्योरिटी की समस्या है, विश्वसनीयता की समस्या है, परफॉर्मेंस की समस्या है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? अनाधिकृत पहुंच एक सिक्योरिटी की समस्या है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, सिक्योरिटी की समस्या है। उद्योग 4.0 में शामिल है। उद्योग 4.0 में क्या शामिल है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है, क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर सॉरी सभी दिया गया है, आगे नन ऑफ दीज कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। इसको हम कर देते हैं ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उद्योग 4.0 में क्या क्या शामिल है बताओ?
देखो उद्योग 4.0 में क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी और यहाँ पर डेवलप हुई हैं, कुछ और यहाँ पर विकास हुआ है उद्योग 4.0 में। तो यहाँ पर आपको बता देना है डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। उद्योग 4.0 है क्या, इसका मतलब यहाँ पर कुछ विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उद्योग 4.0 में कुछ और एडवांसमेंट किया गया है क्या, जहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होता है यानी कि आईओटी का इस्तेमाल होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। और इस प्रश्न में आपको बताना है एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है। एक कार्यकारी उपयोगकर्ता के समान होता है, एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है, एक बिजनेस उपयोगकर्ता के समान होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक वर्चुअल वर्कर होता है एक रोबोट। एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे कोड को क्या बोलते हैं। एक अवैध तरीके से पेश किया गया कोड है जो कि एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। प्रोटोकॉल, वायरस, मीडियम या नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, वायरस होगा फिर, है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर बताना है CRM का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRM। तो CRM का पूरा नाम आपको बताना है। इसका मतलब क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां पर बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं। लाइन को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में एंटर को प्रेस कर देंगे। तो शिफ्ट एंटर लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और आप सभी के लिए आज के इस क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। तो पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर क्लिक करके आप सीधे पीडीएफ वाले पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आज के इस क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम है तो यहाँ से आप CCC अक्टूबर एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर 9:30 PM पर क्लास मिलेगी, यानी कि 9:30 बजे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए अभी हमने एक 6 बजे आपको क्लास दी थी जिसमें ये सब समझाया गया है, बताया गया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर CCC अक्टूबर एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या इस बैच में आपके लिए होगा वो सब कुछ वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपसे एक बात कहूँगा, जिन बच्चों का सितंबर में एग्जाम है तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी मेहनत से तैयारी करनी है। और इससे पहले हमने जितने भी क्लास आपको कराए हैं सभी को आपको अच्छे से देखना है। इस सीरीज को तो करना ही करना है। साथ में एक CCC एडवांस मॉक टेस्ट नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो CCC एडवांस मॉक टेस्ट नाम के जो प्लेलिस्ट है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। वहाँ पर अभी कुछ और इम्पोर्टेंट जो वीडियो लेक्चर होंगे वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्लास को शामिल किया है। इसके अलावा आप सभी को लिब्रे ऑफिस के क्लास कर लेने हैं। लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ से आप लिब्रे ऑफिस के क्लास देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।